15 ऑगस्ट 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला. बॉम्बे प्रांत त्याचं नंतर विभाजन झालं. महाराष्ट्र आणि गुजरात आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई झाली. जिला आज आपण मुंबई ओळखतो तिचं नामांतरण 97 साली झालं, पण तोपर्यंत ती बॉम्बे होती. आणि ही मुंबई आपली, जिला बॉम्बे म्हणायचं होतं, मुंबई म्हणतो, नामांतरावरनं अनेक वाद झाले आणि अनेक लोकांना बोललं गेलं. आज ती मुंबई जशी आहे तशीच ती पूर्वी देखील होती का? पुस्तकांमधनं वाचलं असेल, पण त्याचा साक्षीदार कोणी आहे का? तर हो, माझ्यासोबत असा साक्षीदार आहे. त्यांना भीष्माचार्य म्हटलं मुंबईचं तरीही हरकत नाही, कारण त्यांचं वय तुम्ही जाणून घेतलं तर तुमचा आ वाचल्याशिवाय राहणार नाही. नमस्कार, मी शुभम पाटील आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो लोकमत मुंबईच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये. माझ्यासोबत आहेत मुंबईचे सर्वार्थानं ज्येष्ठ नागरिक जीजी पारेख. जीजी, आपका स्वागत है लोकमत मुंबई में. थैंक यू. जीजी, मुंबई के बारे में हम बात कर रहे हैं. मुंबई आज जैसी है आप देख रहे हो, पहले भी वैसी ही थी या कुछ अलग था मुंबई में? मैं आपको बता दूं, मैं बम्बई में 1940 में बाहर से आया पढ़ने के लिए. उस वक्त जो बम्बई थी और आज जो बम्बई, उसमें काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी साम्य भी है. फ़र्क यह है कि उस वक्त संख्या बहुत कम थी. मैं जब आया तब बम्बई की पॉपुलेशन 12 लाख के करीब थी और आज 140 लाख के करीब है. तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है. बम्बई तब उस वक्त सिर्फ दक्षिण मुंबई तक सीमित थी. धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ी और जिस तरीके से बढ़ी वो मैंने देखा है. यानी आज थाना तक शायद बम्बई है, इस तरीके की परिस्थिति निर्माण हो गई है. तो बम्बई बदली है बहुत बड़े पैमाने पर. लेकिन बम्बई के बारे में एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि बम्बई ने जो भी कोई बाहर से आया, जैसे हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, उसी तरीके से बम्बई ने सबको अपना बना लिया. फिर वो गुजराती भाषी को, हिंदी भाषी को, मराठी भाषी को, जू हो, पारसी हो, तमाम लोग बम्बई के बन गए. और बन गए इतना ही नहीं, यहाँ आने के बाद उनको लगता है कि बम्बई का हूँ और एक विशेष किस्म की उसको आइडेंटिटी मिलती है. मुझे लगता है बम्बई के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहने लायक है. काफ़ी बुरी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी किसी भी मुंबई के आदमी को गर्व से कह सकता है कि बम्बई मेरा शहर है. बम्बई में हम लोग रह सकते हैं. कभी कभी थोड़े से तनाव बढ़ जाते हैं, राइट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बम्बई उन तमाम चीज़ों को भूल करके जैसे मेरी थी वैसे बन जाती है. जीजी, आपने एक सारी चीज़ों का एक थोड़े से समय में जिक्र कर दिया. मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई तब का बॉम्बे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हाथ रहा है. मुंबई सिटी का, जहाँ में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, भारत छोड़ो जैसी. 1942 का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो शुरू किया, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में आप बताइएगा कि मुंबई में तब क्या हालात थे भारत छोड़ो के समय. मैं आपको बता दूं कि बम्बई एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई बाइलिंगुअल थी उस ज़माने में. मुंबई के अंदर गुजरात और सिंध से लेकर के और कर्नाटक के बॉर्डर तक का एरिया मुंबई का आ जाता था. तो ये खैर है. लेकिन आज़ादी का आंदोलन का जो सवाल है, उस सवाल को पहली चीज़ हमको याद रखनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पर कांग्रेस बनी 1885 में. वो भी ग्वालियर टैंक के बिल्कुल नज़दीक एक बिल्डिंग के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी. और तब से लेकर के जब 42 मूवमेंट तक कभी न कभी मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे इतिहास के अंदर मुंबई आज़ादी के आंदोलन में छा गई है.
बाहर भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन बम्बई में जो हुआ शायद और कहीं नहीं हुआ। जहाँ तक 42 का सवाल है, मैं विद्यार्थी था, 1940 में आया था, सेंट जेवियर्स कॉलेज का विद्यार्थी था। मैं बचपन से ही मेरे पिताजी की तरफ के और मेरी माँ की तरफ के दोनों फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको आज़ादी के आंदोलन में दिलचस्पी थी, और इस वजह से मैं कांग्रेस के जबकि मुझको मौका मिला उनके अधिवेशन में जाया करता था, उनके नेताओं को सुनने के लिए जाया करता था। मैं समझता था, ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे जाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए आज़ादी के लिए। आज़ादी और गुलामी क्या चीज़ है, वो 7, 8, 10 साल की उम्र में समझता था। ये कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी मुझको लगता था कि कुछ करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये देश आज़ाद बन जाए। तो ये तमाम बैकग्राउंड को लेकर के मैं मुंबई में आया था। गांधी जी ने जिस तरीके से कहा, उसकी मेरी उम्र के लोग हज़ारों की संख्या में थे। एआईसी की मीटिंग में उनके ऊपर काफ़ी कोई चीज़ में कोई शक नहीं है। 8 तारीख को जब उन्होंने डू और डाई कहा, और फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि 9 तारीख को कस्तूरबा फ्लैग सेलिब्रेशन करने वाली है, हम लोग पहुँच गए फ्लैग सेलिब्रेशन को। हज़ारों की संख्या में मेरी उम्र के विद्यार्थी उस वक्त थे। पता चला कि गांधी जी और कस्तूरबा और तमाम बड़े नेता पकड़े गए, लेकिन फिर भी अरुणा स्मृति आई, फ्लैग सेलिब्रेशन किया और चली गई, और हम लोग वहाँ थे। और कुछ हो गया ऐसा सोच करके, लेकिन पुलिस से हमारे ऊपर थोड़ा लाठीचार्ज और फिर अश्रु यानी टीयर गैस छोड़ा। पता चला कि टीयर गैस से अगर आप समझना है तो आपको अपने रुमाल को पानी से भिगो करके, हम लोगों ने वो सब किया। आँखें जलना थोड़ा कम हो गई, और फिर पुलिस हमारे पीछे दौड़ती थी। एकदम धीरे धीरे वहाँ से लोग भीतर अलग अलग दिशा में चले गए। मैं चल करके सेंट जेवियर्स कॉलेज की हॉस्टल में गया। हॉस्टल में जाने के बाद मैं और थोड़े कुछ दोस्तों ने ये तय किया कि हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज को बंद करेंगे। तो इसलिए 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को हमने पिकेटिंग किया, कॉलेज को ऑलमोस्ट बंद किया। और यानी पूरे बम्बई में हड़ताल थी, लेकिन हमारी कॉलेज मिक्स कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज थी और कम्युनिस्ट काफ़ी थे, जो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हड़ताल सफल हुई। 12 तारीख को कुछ विद्यार्थियों को सोचा कि हमको ट्रेन में बंद करनी चाहिए, इसलिए हम चर्चगेट स्टेशन पे चले गए। ऐसा हुआ कि स्टेशन पे मैं पहुंचा तो पुलिस ने मुझको पकड़ लिया। मैं एक छोटा सा सामान्य आदमी, क्योंकि मुझको पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए एक अजीब किस्म का, अलग किस्म के इंसान बन गया। और ये हुआ मालूम नहीं क्यों, पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने मान लिया कि मैं जेवियर्स कॉलेज का नेता हूँ, तो मुझको उन लोगों ने वर्ली टेम्पल प्रिजन में मिसा के अंदर बंद कर दिया, यानी मैं डेट्यूटी बन गया। 10 महीने तक मैं जेल में था। 12 अगस्त से लेकर के शुरू में मेरी बहुत अजीब, हज़ारों लोग सुबह आते थे वर्ली टेम्पल प्रिजन में और शाम को छोड़ दिए जाते थे। मुझे लगा शायद मेरा भी नंबर लग गया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए आर्थर रोड जेल से, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र किए, वो सड़क में बैठ गए। हमको लगा कुछ मांग से लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जब शाम को वो अपने अपने बैरक में जाने लगे या बिल्डिंग में जाने लगे, तो हमको लगा कि उनको
वो जीत गए और इसलिए हमने इंकलाब जिंदाबाद इस तरीके नारे लगाए। ऑर्डर जो थे वो दौड़ते हुए हमारी बिल्डिंग में आए। हम भी कुछ और बस गए जहाँ सीढ़ी है वहाँ पर बैठे पुलिस ने मारा सब लोग को, अलग अलग रूम में लोगों को ले गए, मुझको भी ले गया। थोड़ा मार पड़ा, खून आया। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं सचमुच आज़ादी का आंदोलन का सिपाही बन गया। उसके बाद जिस तरीके से मैं भी शाम को सो जाऊँगा ऐसा जो विचार आता था वो विचार आना बंद हो गया। उसके बाद मैं अपने आप को एक सिपाही के तौर पर लंबे अरसे तक मुझे रहना पड़ेगा ऐसा मान करके मैंने जेल के जीवन की शुरुआत की। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मैं शायद सबसे छोटा था, इस वजह से तमाम जो नेता आजू बाजू थे उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं एक और कह दूँ, मैं एक विद्यार्थी सौराष्ट्र के एक गांव से मुंबई पर पढ़ने के लिए आया था। थोड़ा बहुत आज़ादी के आंदोलन के बारे में मालूमात थी। मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, मैंने नेहरू के पढ़ा था, उस वक्त जो पुस्तकें लिखी थी वो सब पढ़ता रहता था, लेकिन मेरा बहुत ज्ञान था ऐसा मैं नहीं मानता। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, अगर मैं जेल में नहीं जाता तो शायद मैं जो कुछ बना मुंबई का और भी जो कुछ है वो नहीं बन पाता। मैंने मार्क्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, फ्रॉइड के बारे में, हर किस्म की उस वक्त जो चीज़ें थी सब जेल में पढ़ी। तो मार्क्सिस्ट का थोड़ा ज्ञान हुआ, उसके विरोध के विचारों को भी मैं सीखा, लेकिन उनकी अच्छाइयों को भी मैं बहुत बड़े पैमाने पर सीखा। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ गांधी जी के असर होने के बावजूद मेरे ऊपर जेल में मार्क्स की काफ़ी असर थी। जी 1960 में जो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में और गुजरात में संयुक्त गुजरात का, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र जब डिवाइड हुए, आप गुजराती है, मुंबई में रहते थे, मुंबई के लिए दोनों स्टेट्स की दोनों भाषिक लोगों की लड़ाई हो रही थी। मुंबई में एक्चुअल क्या हुआ था तभी, आपने क्या देखा था, आपके आंखों देखा हाल बताइए। मैं उस वक्त के बारे में दो चीज़ें कह सकता हूँ। एक तो मैंने ये दलील कि बम्बई महाराष्ट्र में जानी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए या गुजरात के साथ जुड़नी चाहिए, इस दलील को लेकर के मैंने जो तय किया वो ये था मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, मुंबई महाराष्ट्र में रहनी चाहिए। तो पूरे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में मेरे जैसे बहुत कम गुजराती भाषी थे जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में जाना चाहिए, उसको सपोर्ट किया। पब्लिकली किया, प्राइवेटली किया, ऑनेस्टली किया। मैं अपने आप को गुजराती स्पीकिंग महाराष्ट्रियन हूँ ऐसा कहा करता था। थोड़ा नुकसान हुआ इस तरीके से कि मेरी गुजराती भाषिक दोस्त काफ़ी नाराज हुए। आप जानते हैं क्या होता है, मुंबई में रह कर के लैंड प्राइसेस और घर के किराए या घर की बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी सामान्य आदमी आसानी से मुंबई में नहीं रह सकता। और जिस तरीके से हमारी नीतियाँ उसकी वजह से पुराने घर में रहने वालों को इतना पैसा मिल जाता है कि मुंबई छोड़ के वो बाहर चला जाता है। ये मुद्दा आपने जी बहुत बड़ा उठाया कि क्या मतलब आपने आज तक सारे पीएम देख लिए हैं, पूरा जो फिक्स है 47 से लेकर आज तक 23 तक का आपने देखा है, क्यों आज तक मतलब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये जो शहर है बड़े बड़े वही विकसित हुए, जो गांव थे या छोटे कस्बे थे वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं, स्पेशली नॉर्थ के। जो मुंबई में माइग्रेशन हुआ है, पहले साउथ से हुआ, फिर अभी नॉर्थ से बहुत माइग्रेशन होता है। मुंबई
कि एक लिमिट है, आपको लगता है? मतलब मुंबई में बहुत लोग आते हैं, मुंबई ऑलवेज वेलकम करती है, फिर भी ये जो गांव है उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के, पूरे भारत के, वो डेवलप होने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? जो माइग्रेशन जो है वो शहरों में कम होगा? मेरे विचार में है, हम लोगों ने आज़ादी जरूर हासिल कर ली, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारी मानसिकता, जब वो हमारे मालिक थे उनकी जैसी रही है। यानी हमने तय किया कि हम उनका अनुकरण करेंगे, शहर उनके जैसा बनना चाहिए, पढ़ाई वो कहते वैसी होनी चाहिए। ये जो है मानसिकता, कुछ लोगों ने इसको गुलामी की मानसिकता कही है, हमारे ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर वो मानसिकता है। इस वजह से हमने गांधी जी के विचार को छोड़ करके पाश्चात्य देश के विचार को अपना करके जो परिस्थिति आज हम देखते हैं वो परिस्थिति निर्माण की है। हमको करना चाहिए था शुरू से ही, वो ये था शहर बनने दिया जाए, प्रमोट मत करो, जिसको आना है आए। हम पासपोर्ट नहीं चाहते थे जैसे चाइना में है, लेकिन अगर हमको इस देश को का विकास करना है तो गांव को जिस तरह के अब्दुल कलाम आज़ाद ने पूरा कह करके, यानी गांव को शहर में जो पैसे चीज़ों को मिले, वो जो विचार रखा था, मुझे लगता है वो विचार बहुत अच्छा था। और उस तरीके से हमको अगर गांधी जी के विचार मुताबिक करते तो शायद हम अलग किस्म का देश बना पाते थे। लेकिन हमारे नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में जो थे, उन नेताओं ने भी अंग्रेज़ों की टीका करते करते अंग्रेज जैसा बनने का कहीं न कहीं तय किया। उसकी वजह से आज के हमारे सामने सवाल है। स्वतंत्रता से के पूर्व समय भी देखा है और आज का भी समय देख रहे हो। 1992 की जो दंगे हुए थे, तो आपके विचार क्या थे उस पर और कैसा होता मुंबई का माहौल? एक मेरा अनुभव है, पार्टीशन के वक्त बम्बई में दंगे हुए थे, नॉर्थ चेन्नई कम, बिंदे के नीचे। मुझे लगता है कुछ अलग किस्म के विजय है इस देश में। मेरा अनुभव जो कहता हूँ ये, एक दिन रात को या काफ़ी दफे मैं मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी होते हुए कभी कभी रात को वो ओपेरा उठाया करता था। एक रात को मैं अकेला 12 बजे की ट्रेन में ग्रैंड रोड स्टेशन में उतरा। ट्रेन में मेरे सिवा कोई नहीं था। वो इतना डर था कि लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे, और सड़क पे आप गए और अगर कोई मुसलमान दिखा तो उसको छुरी मार दी जाती थी। ऐसी परिस्थिति मैंने देखी है। 92 की बात कर रहे हो अभी? मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, 47 की पार्टीशन के टाइम की। वो परिस्थिति थी। लेकिन एक चीज़ और भी मैंने देखा, और मुझे इस बात से गर्व है कि अगर इस तरीके के तनाव थे तो ऐसे तनाव नहीं होने चाहिए। ये मानने वाले लोगों की संख्या मुंबई शहर में काफ़ी थी। जो नॉर्थ में हुआ, मुझे याद है, आप राजस्थान में अगर मुसलमानों की एक ट्रेन पार्टीशन की वजह जा रही है तो जितने मुसलमान उसमें होंगे उनके गले काट दिए जाते थे। मुर्दों की ट्रेन पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान जाने वाले को, और उस तरीके से वहाँ से आने वालों के हिंदुओं के गले काटे। कभी बम्बई में इतना नहीं हुआ, शायद साउथ में भी इतना नहीं हुआ। ये एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, जब गांधी जी 30 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद बम्बई पागल के तौर पर सड़क पे था।
गांधी जी की डेथ होने के जब उनकी उनकी हत्या हुई, हत्या हुई, गोडसे जी ने हत्या की, तो गोडसे ने हत्या की, तो उसके बाद मुंबई का वाक़या मुंबई बताइए। शहर में लोग पागल की तरह रोते हुए सड़क पे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं कहीं जो हुआ, यानी कुछ लोगों के ऊपर जो मारा भी गया, मुंबई में ऐसा बहुत कम हुआ। अच्छा। मुंबई ने दुख हुआ, सड़क पे आए, कैसे हुआ, रोते रहे, रोते रहे, लेकिन किसी को मारना चाहिए ऐसा मैंने नहीं देखा। जो पूना में हुआ और भी कहीं हुआ होगा, तो मैं किसी जात का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो बाहर हुआ वो मुंबई में नहीं हुआ। मुंबई ऐसे दंगों वाले विचार से आप बोल रहे कि मतलब हर तरीके की भावनाएं मुंबई में देखने को मिली। जब 47 का वाकया बता रहे, पार्टीशन के टाइम दंगे थोड़े बहुत हुए, 48 में वो नहीं हुए गांधी जी के डेथ के बाद, लेकिन फिर हम बहुत सारे सालों के बाद आते हैं तो 1992 में ऐसे ही दंगे भड़क उठते हैं। ये पॉलिटिशियंस के द्वारा भड़काए दंगे लगते हैं आपको ज़्यादा 1992 के बाद? हर चीज़ पॉलिटिशियन द्वारा हो सकती है मान के चले तो भी सिर्फ पॉलिटिशियन ही करते हैं, ये मानना गलत होगा। क्योंकि वातावरण ऐसा है कि कुछ चीज़ें जब होती है तो लोग क्राउड बन जाते हैं। इंसान अच्छा हो सकता है, लेकिन जब वो क्राउड का भाग बनता है तब वो क्या कहेगा, कर पाएगा, करेगा, कह नहीं सकते। तो जैसे मैंने कहा, बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि मुंबई में जब कभी कुछ घटनाएं होती है, जिस दिन रात को बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस दिन रात को मैं और मेरी पत्नी बाहर से मुंबई आ रहे थे। हमको मालूम नहीं था बाबरी मस्जिद गिर गई है, लेकिन सड़क पे कोई नहीं था। मेरी अकेली की गाड़ी उस दिन रात को सड़क पे थी। पता चला बाद में कैसा हुआ है, यानी मुझको डर नहीं था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, इतना तमाम होते हुए भी जिस तरीके से नॉर्थ में जो हुआ उस तरीके का मुंबई में कम हुआ। बाला साहब ठाकरे पकड़े गए, काफ़ी नुकसान हुआ, 36 गाड़ियाँ खेतवाड़ी के आजू बाजू जला दी गई थी, यानी काफ़ी कुछ हुआ था। फिर भी मुझे लगता है मेरी पार्शलिटी हो सकती है मुंबई को लेकर के कि और कहीं होता तो शायद और ज़्यादा कुछ हो जाता। मैं इस चीज़ को याद करता हूँ, उस ज़माने में नाथ परी एक बहुत बड़ी, मेरी दोस्तों के अलग चीज़ है, लेकिन मुंबई शहर में एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर माना जाता है। जब बाला साहब को पकड़ा गया तो उन्होंने तय किया कि वो मुंबई आएंगे दिल्ली से, वो उनको लेने गया था। पूरे एयरपोर्ट तक मेरी अकेले की गाड़ी थी। वापस आते वक्त हमारी गाड़ी को रोका गया, लेकिन जब यह कहा गया कि नागपई और दंडों से हम लोग बैठे, पत्थर लेकर के आए हुए लोगों ने पत्थर डाल दिए मधुदंडवती की बात कर रहे हैं। मधुदंडों से, और मैं मधुदंडों से उनको लेने गए थे। तो ये मेरे अनुभव है, यानी क्राउड होते हुए भी कहीं न कहीं इंसानियत हर इंसान में मुंबई में ऐसा मुझे लगता है। जी कुछ महीनों में अब 100 साल के होने वाले, 100 साल पूरे होने वाले हैं। आपने लगभग 83 इयर्स की मुंबई देखी है। आगे आप कैसे देखते हो मुंबई, कैसे होगी, कैसे होने वाली है, आपको क्या लगता है? मुंबई के बारे में मुंबई कैसी होगी फ्यूचर में? फ्यूचर विजुलाइज करना कैसी होगी मुश्किल है, लेकिन कैसी होनी चाहिए आसान है कहना। मैं एक चीज़ कह दूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के बारे में ये कहा जाता है कि
कि वो कैरियर ओरिएंटेड है, वो पैसे की तो और कुछ देखता नहीं है। मैं विद्यार्थी था, नौजवान था ना, मैं आज़ादी के आंदोलन के में ही लड़ा ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ आज की परिस्थिति में जब पर्यावरण इतना बड़ा इशू बन गया है, तब ये नौजवान आज पर्यावरण को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, अवेयर है, बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बम्बई फिर से एक नई चीज़, नई बात लोगों के सामने रख देगी। फर्ज कीजिए अगर बम्बई ने भारत छोड़ो यानी अंग्रेज़ों को का भारत छोड़ो या क्विट इंडिया जो यूसुफ मैरी ने स्लोगन दी थी, शायद वो कह देगा अगर पर्यावरण से बचना है तो क्या करना होगा, फॉसिल फ्यूल का उपयोग मत करो। अगर आपको फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करना है तो क्या करना होगा, मोटर खरीदना बंद कर दो। जो चीज़ें हैं इंटेंसिव उपयोग करो। हाई कोर्ट सिर्फ 8 घंटे क्यों चले, सेक्रेटरीट के अंदर 10 से 5 ही ऑफिस क्यों खुली रहे। ऐसी बहुत सी चीज़ें मुंबई शहर में हो सकती है, होगी। जी धन्यवाद, आपने हमसे बात की और आपका अनुभव तो जो था वो मुंबई कर से और मुंबई के लोगों से शेयर किया। मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने काफ़ी पेशेंटली मुझको सुना और मौका दिया मैं अपने विचारों को लोगों के सामने रख पाऊँ। शुक्रिया। चलिए धन्यवाद. आपण इथेच थांबूयात, पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा लोकमत मुंबई. लोकमत मुंबईचं फेसबुक पेज जे आहे ते फॉलो करायला विसरू नका. यूट्यूबला देखील आपण आहोत, तिथे सबस्क्राईब करा. आणि हो, हा व्हिडिओ कसा वाटला, जीजींची अनुभव कसे वाटले ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा, मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू. धन्यवाद. मी शुभम पाटील, व्हिडिओ जर्नलिस्ट अविनाश सह, लोकमत मुंबई. धन्यवाद.